वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आपको शायद अंदाज़ा ही है कि हमारे मुल्क में न्यूरो सर्जरी और न्यूरो फिजिशियन के शोबे में कितने ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इसे कि खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाए या सर के हवाले से कोई भी अंदरूनी चोट का मामला हो, ट्यूमर्स का मामला हो या और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हों, तो हमें मसला ये दरपेश होता है कि मुल्क के बड़े शहरों में तो शायद फिर भी हमें कुछ लोग मिल जाएं, लेकिन जो मुल्क के दूर दराज इलाके और छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ़ का और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थैंकफुली अब जो है, थैंक गॉड के हमारे मुल्क में इस एक फैकल्टी में भी ट्रेंड लोगों का इजाफा होता चला जा रहा है। और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है कि जिसके अंदर बाकायदा तौर पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इन मामलात को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। और मेरे साथ आज मौजूद हैं उन्हीं में से एक डॉक्टर गौहर जावेद, जिनको मैं खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर साहब। हम आज बात करेंगे वैसे तो बैक एंड नेक पेन की, और कब न्यूरो सर्जन की डोमेन में मामला आ जाता है, इसलिए कि इसी शो में हमने इसको हर एंगल से डिस्कस किया है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ्स इसके लिए कहते हैं हमारे पास ऐसा इलाज है कि फ़ौरन ठीक हो जाएगा। हकीम कहते हैं ये वाली जड़ी बूटियाँ ले लें तो बस ख़त्म हो जाएगा। रोमेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि देखिए इसमें ये होगा वो होगा। फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं ये एक्सरसाइज करा लें तो ठीक हो जाएगा। बट व्हेन टू सी अ न्यूरो सर्जन? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक पेन और बैक पेन काफ़ी कॉमन है, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक किसी भी शख्स को नेक या बैक पेन ज़िंदगी में एक या एक से ज़्यादा दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस होता है जी। लेकिन इतनी कॉमन अलामत को लेके वो फिर कब न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन के पास जाए, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और इस सवाल का जवाब अक्सर लोगों के पास नहीं होता, और इसलिए वो इसमें फिर परेशान भी होते हैं। तो गर्दन में दर्द हो या कमर में दर्द हो, अगर वो आपको एक हफ्ते या उससे ज़्यादा तंग कर रहा हो तो ज़रूर किसी न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं। इसके अलावा अगर कमर में दर्द या गर्दन के दर्द के साथ हाथों में या पैरों में सुनपना या कमज़ोरी, या ये है कि कोई बुखार भी साथ में हो, या ये किसी चोट के बाद ये चीज़ें पैदा हुई हों, या फिर ये कि वज़न में कमी हो रही हो, या ये दर्द सुबह उठते वक्त शदीद होता हो, तो फिर बेहतर है कि किसी न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन से मशवरा करें, ताकि वो इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करें और इसकी वजह तक पहुंचने की कोशिश करें और वजह का फिर इलाज करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नर्व्स के इश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, और किन जिसके बारे में हमें आगाही ज़रूरी है कि हमारी नर्व्स के भी मसाइल होते हैं, सिर्फ हमारे जोड़ों के और पट्ठों के नहीं होते। नर्व्स एक बहुत बड़ा एरिया है कि जिसमें अगर जो जहाँ पे मसले हों तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं हमारी पेन्स में। अच्छा, नर्व्स को इस तरह से समझ लीजिए कि हम इस तरह ले लेते हैं कि दिमाग जो है वो इसको बिल्कुल इस तरह समझ लें कि बिजली पैदा करने का जो सिस्टम है ना, उसको मद्देनज़र रखें। जैसे बिजली पैदा करने का सिस्टम, उसमें एक सेंट्रल एक यूनिट होता है जी। वहाँ से बिजली पैदा होती है और वो मुख्तलिफ़ केबल से और मुख्तलिफ़ जगहों पे सप्लाई होती है। जी। तो दिमाग वो सेंट्रल यूनिट है कि जहाँ से कि ये तमाम नर्व्स का कंट्रोल, नर्व्स आर सिंपली केबल्स जो कि उस यानी दिमाग से पैदा की जाने वाली बिजली को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक लेके जाते हैं और जिस्म से मुख्तलिफ़ सिग्नल्स को दिमाग तक पहुँचाते हैं। नर्व्स पूरी बॉडी में हर जगह मौजूद होते हैं। दिमाग और उसके साथ फिर एक स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही मोटा नर्व्स का एक बंच है जो कि कमर के अंदर, गर्दन और कमर के अंदर होता है, और वहाँ से वो नर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो नर्व्स हरकत, हिस्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़, नज़र, समात, जायका, ये तमाम नर्व्स की वजह से। अगर नर्व्स नहीं है तो ना तो नज़र है, ना जायका है, ना समात है, ना हरकत है, ना जिस्म के किसी हिस्से में हिस्स है। हत्ता कि जो पेशाब पखाने का कंट्रोल है वो भी नर्व्स की वजह से। अगर वो नर्व सही नहीं है तो पेशाब पखाने का कंट्रोल भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो नर्व्स है हर जिस्म में जहाँ जहाँ भी जो भी हिस्स है, हरकत है, कोई फंक्शन है, तो उसके कंट्रोल में नर्व्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले तो अब मसाइल पैदा ही क्यों होते हैं, ये नर्व्स के मसाइल क्यों पैदा होते हैं कि जिसकी वजह से फिर हमें मसाइल आना शुरू होते हैं? अच्छा, नर्व्स के दो तरह के मसाइल हैं। एक तो मसला ये कि जिसमें कि किसी कहीं पे कोई नर्व दब रहा है और उसके दबने की वजह से अलामत पैदा हो रही है, और एक मसला वो है कि नर्व की अपनी कोई बीमारी है जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। नर्व की अपनी जब कोई बीमारी होती है तो आम तौर से उसका इलाज न्यूरो फिजिशियन के पास होता है। नर्व्स कहीं पे भी अगर दबाव का शिकार हो किसी भी वजह से, चाहे वो चोट लगने की वजह से हो, चाहे वो किसी डिस्क की वजह से हो, चाहे किसी ट्यूमर की वजह से हो,
तो वो आमतौर से न्यूरोसर्जन ट्रीट करते हैं। जी। लेकिन अलामात कमोबेश एक जैसी होती हैं। जैसे हाथ या पैरों का सुन्न हो जाना, या ये है कि किसी एक हाथ या एक पैर में या दोनों हाथों दोनों पैरों में हरकत कम हो जाना, कमज़ोरी पैदा हो जाना, भारीपन, सुनपना, ये तमाम वो अलामात हैं जो कि नर्व्स की या स्पाइनल कॉर्ड की ख़राबी को इंडिकेट करती हैं। ठीक है। और उसके लिए फिर न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कमर की दर्द के बारे में ये रिसर्च लेटेस्ट है कि 80% जो डिसेबिलिटी कह लें कि जिन लोगों को मूवमेंट के इश्यूज होते हैं वो बैक पेन से रिलेटेड होते हैं। आखिर कमर के मोहरों में और कमर में इतने मसाइल पैदा क्यों होते हैं और कैसे आप समझते हैं कि इनसे बचाव मुमकिन है और कैसे फिर इनका इलाज मुमकिन है? अच्छा, अब कमर में जो बीमारियां हैं वो दो तरह की हैं। एक तो ये कि जो कि पैदाइशी बीमारियां हैं, पैदाइशी बीमारियां आमतौर से यंगर एज ग्रुप्स में होती हैं। सही। लेकिन जो आगे के जो एज ग्रुप्स होते हैं, जिसको हम 40 प्लस के एज ग्रुप्स कहते हैं, उसमें आमतौर से वो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अलामात का बाइस होती हैं। इसको डीजनरेशन को इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे जिस्म में एज के साथ साथ मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं, इसी तरह कमर में भी एज के साथ साथ मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं। ठीक है। वो चेंजेस इस तरह से होते हैं कि उसके नतीजे में स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स दबना शुरू हो जाते हैं, दबाव का शिकार होते हैं, और जब दबाव का शिकार होते हैं तो फिर अलामात पैदा करते हैं। तो उसका जो बेस्ट तरीक़ा ये है कि पहले तो ये कि अपनी एज की रिस्पेक्ट ज़रूर करना सीखें। वो काम ना करें जो कि एज से इनकम्पेटेबल हों। ठीक है। तो पहला तो उसूल ये है कि एजिंग इज़ अ रियलिटी, उस रियलिटी को वो करके रिकॉग्नाइज करके और अपनी एज से कंपेटेबल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। जो आपकी एज से कंपेटेबल एक्टिविटीज़ नहीं है वो फिर अलामात पैदा करेंगी आपके कमर के हवाले से और गर्दन के हवाले से। दूसरा ये कि अपने वज़न को काबू में रखें। वज़न इसलिए कि जो कुदरती तौर पे गर्दन या कमर के मोहरे हैं वो डिज़ाइन हुए होते हैं उस वज़न के हिसाब से जो कि आपका नेचुरल वज़न होना चाहिए हाइट के हिसाब से। हम अक्सर ये करते हैं कि वज़न को बढ़ने देते हैं और वो इतना बढ़ जाता है कि वो गर्दन या कमर को फिर मुतासिर करना शुरू कर देता है, इसलिए कि लोड सारा वज़न का गर्दन और कमर पे आता है, और जब वो वज़न उसको मुतासिर करता है तो मोहरे जल्दी ख़राब होते हैं और जल्दी ख़राब होने के बाद जल्दी अलामत पैदा करते हैं। इसके अलावा चोट एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है, कमर की चोट या गर्दन की चोट, और इसके हवाले से मुख्तलिफ एहतियातें हैं। मिसाल के तौर पे हम जब कोई वज़नी काम कर रहे होते हैं तो हम उस वज़नी काम में अक्सर ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो वज़न कमर के लिए या गर्दन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। या ये है कि कोई और ऐसी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी जब कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसमें चोट जो है गर्दन या कमर को भी मुतासिर कर सकती है। इसी तरह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, उनमें भी गर्दन और कमर पे शदीद चोटें लगने का इम्कान होता है। इनमें जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो एहतियात है। मिसाल के तौर पे ओवर स्पीडिंग अगर ना करें तो हो सकता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में से 70 से 80% कम हो जाएं। या ये कि वज़न उठाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो वज़न क्या आपके फिजिक्स से कंपेटेबल है या नहीं है। अगर आप उससे इसका ख्याल रखेंगे तो कमर के और गर्दन के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उस वक्त उनका तदारुक हो सकता है। ठीक। तो एहतियातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एहतियातों के अलावा अपने वज़न को कंट्रोल में रखें और वज़न को बढ़ने ना दें एक ख़ास लिमिट से। अब तो वज़न के और उसके हाइट के रिलेशनशिप के हवाले से सारे चार्ट्स मौजूद हैं, उन चार्ट्स को फॉलो करें। तो इसलिए कि वज़न बढ़ना आसान है, उसको कम करना मुश्किल है, फिर बढ़ाना आसान है। तो ये चंदे की एहतियातें हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डिस्क स्लिप के मसले आते हैं और फिर वो कंप्रेस नर्व जैसे आप कहते हैं और ऑपरेशन है, ये कितना सेफ़ है और किन लोगों को इसके लिए ऑप्ट कर लेना चाहिए बजाय इसके कि वो दर्द सहते रहें, मुख्तलिफ़ किस्म के ये वाला तेल जो है ये ठीक कर देता है, ये वाला मसाज ठीक कर देता है, वगैरह वगैरह टाइप के इलाज की तरफ वक्त ज़ाया करें? अच्छा, अब मैं इसमें ज़्यादा जो कॉमन है वो है कमर के जो डिस्क हैं उनके हवाले से बात करूँगा। कमर के डिस्क की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आमतौर से कमर में दर्द, टांग में सुनपना या कमज़ोरी, इन अलामात के साथ वो ज़ाहिर होते हैं। और इन अलामात के साथ जब वो ज़ाहिर हो रहे होते हैं तो आम तौर से अगर तो कोई सुनपना या कमज़ोरी नहीं है शुरू में ही तो हम उसका इलाज दवाओं से करते हैं, फिजियोथेरेपी से और कुछ एहतियातें हैं, वज़न में कमी। अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो फिर ऑपरेशन के मुतालिक मशवरा देते हैं। बाज़ औक़ात हम डायरेक्ट ऑपरेशन के मुतालिक मशवरा देते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे केसेस में जिसमें कि कोई पैर में मूवमेंट में कमज़ोरी हो गई है या सुनपना पैदा हो गया है या ये कि पेशाब पखाने के कंट्रोल में कोई ख़राबी हो गई है तो उसमें हम डायरेक्ट फिर ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। वो इसलिए कि कमर के अंदर नर्व्स पे जो दबाव है वो ज़्यादातर केसेस में
पेन के साथ प्रेजेंट करता है, और पेन का इलाज यूजुअली दर्द की दवाओं से, फिजियोथेरेपी से हो जाता है। 80% से ज़्यादा केसेस में ये बगैर किसी ऑपरेशन के ठीक हो जाता है, कमर का दर्द और टांग का दर्द। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि नहीं सही हो रहे होते हैं, जो नहीं सही हो रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन क्या एक सेफ़ ऑप्शन है? इसके बारे में खौफ भी बहुत पाया जाता है कि खुदा न खास्ता ऑपरेशन के नतीजे में इंसान माजूर ना हो जाए, कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा हो जाए। तो ये वाली सर्जरी जो है ये कितनी फ़ायदेमंद है, और मतलब इससे क्या ये करवाने में डरना तो नहीं चाहिए? अच्छा, सर्जरी, हर सर्जरी की जब ज़रूरत स्ट्रॉन्ग होती है तो हम उसको कहते हैं इंडिकेशन ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी की जब भी इंडिकेशन होती है और उस पर सर्जरी कराई जाती है तो यूजुअली उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। ठीक। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बताया, अगर किसी को दर्द की दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा है और उसमें वो नर्व भी कंप्रेस हो रहा है उसका, और नर्व कंप्रेस होने को हमें उस पे से प्रेशर हटाना है जी। तो फिर हम सर्जरी उसको एडवाइस करते हैं। हर सर्जरी में रिस्क होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये एज का भी कोई इसमें ताल्लुक है? बाज़-औक़ात ये मसाइल जो है उन लोगों को आ रहे होते हैं जो ज़्यादा उम्र के होते हैं, फिर एक सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से डर भी रहे होते हैं, और दूसरा ये कि क्या ऑपरेशन कराने से कंप्रेस नर्व जो है वो फिर बिल्कुल सही हो जाएगी, इंसान बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो जाएगा, दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, 90% से ज़्यादा केसेस में जब दबाव हट जाता है नर्व्स पे से तो वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में वापस आ जाते हैं, जितने भी मरीज़ होते हैं। कुछ कोई 4 या 5 या 6% केसेस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर काबिल इलाज हैं। तो ये जो इसके बारे में एक जनरल इम्प्रेशन है कि किसी ने अगर कमर की सर्जरी कराई तो वो माजूर हो जाता है और बिस्तर पे आ जाता है, ये अक्सर मुझसे मरीज़ भी मेरे वो पूछते हैं ये सवाल। तो ये सिर्फ इम्प्रेशन है, ऐसा है नहीं। 90% या 95% से ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि सर्जरी कराने के बाद अपने रूटीन में वापस आ जाते हैं, और उनको हम हैवी फिजिकल रूटीन में वापस आने के लिए फिर कम से कम 6 महीने का वो देते हैं टाइम, लेकिन अपने यूजुअल रूटीन में वो 3 हफ्ते में वापस आ जाते हैं। सही। तो इसका मतलब है कि इसके बारे में जो खौफ है वो बेजा है, ये मिथ्स पे मबनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये कैसे एक आम आदमी अपने तौर पे पता करे कि उसे नर्व का मसला है या उसे मसल्स का मसला है? जैसे मैंने जिक्र किया, हमारे यहाँ हर एरिया जो है वो ये दावा करता है कि उनके पास इस मसले का बड़ा मुस्तनद इलाज है, और लोग एतबार करते हैं, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात वो फिर बहुत सारी जगहों पर इलाज के लिए भटकते रहते हैं और तकलीफ़ भी सहते रहते हैं, पैसे भी ज़ाया करते हैं, वक्त भी ज़ाया करते हैं। अच्छा, अब हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो मुस्तनद जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी आपको ऐसे इदारे से मुंसलिक मिलेंगी जो कि मुस्तनद प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ये एक ऐसा इदारा है कि जिसमें के प्रैक्टिस के कुछ उसूल हैं, और जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उन मुस्तनद उसूलों के तहत प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब भी आपको कोई ऐसा इदारा जो कि यानी जिसकी मुस्तनद प्रैक्टिस के बारे में शुबा हो, अगर आप उस इदारे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि ऐसी प्रैक्टिस देखने को मिले कि जो कि मुस्तनद ना हो। और मैंने कुछ कई केसेस ऐसे देखे भी हैं कि जो कि जिन्होंने जाके मिसाल के तौर पे कमर में इंजेक्शन लगवा लिया और उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन के नतीजे में न सिर्फ उनके कमर का दर्द बढ़ गया बल्कि उनको एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जिसमें कि उनको एंटीबायोटिक्स एक लंबे अरसे के लिए देनी पड़ी, और कभी कभार उस इन्फेक्शन के लिए उनका ऑपरेशन करना पड़ा हमें। तो ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऐसे एक बड़ा कॉमन जो आपने पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब के ख़वातीन को ड्यूरिंग डिलीवरी एक इंजेक्शन जो है वो स्पाइन में देने के ऊपर बड़ा प्रमोट करते हैं और इंसिस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स कि आपको लगवा लीजिए तो पेन फ्री ये सारा प्रोसेस होगा। क्या उससे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है इस तरह की जन्म ले सकती हैं और होती हैं? जी, वो जो हम उसको कहते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यस, ये ध्यान में रखिए, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि जिसमें कि एक एक्सेप्टेबल कॉम्प्लिकेशंस का इम्कान ना हो। हर सर्जिकल प्रोसीजर में, चाहे वो एक इंजेक्शन हो चाहे वो एक ओपन ऑपरेशन हो, कॉम्प्लिकेशंस का इम्कान होता है। और यूजुअली जो प्रैक्टिशनर वो प्रोसीजर कर रहा होता है वो उन कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से मरीज़ को बताता है। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि आप उस प्रोसीजर के प्लसेस और माइनसेस
उस पेशेंट को वाज़े तौर पर इन्फॉर्म करें। अनफॉर्चुनेटली नहीं बताया जाता, सिर्फ ये बताया जाता कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग करवाते हैं एब्सोल्युटली पेन फ्री। जिन कॉम्प्लिकेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बाज़-औक़ात हाईलाइट ही नहीं की जाती। तो ये एक मैल प्रैक्टिस है, इसका मतलब गलत जी, ये प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सही नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करता इस प्रैक्टिस से, लेकिन मेरी जो ज़ाती प्रैक्टिस है वो यही है कि मैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के दौरान उनको प्लसेस और माइनसेस दोनों बताता हूँ, सो दैट दे शुड बी एबल टू डिसाइड विद क्लैरिटी कि उनको किस तरफ जाना चाहिए, और सही। उनको ऑल्टरनेटिव्स भी बताता हूँ, सिर्फ उनके कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, जी, बल्कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं ट्रीटमेंट के, कि इस फॉर एग्जांपल एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के हवाले से, क्या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का पेनलेस लेबर में कोई ऑल्टरनेटिव भी है, क्या इसके अलावा भी कोई और चीज़ ऐसी दी जा सकती है जिससे कि पेनलेस लेबर हो जाए। तो ये ऑल्टरनेटिव्स कहलाते हैं। ये जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ये रूटीन प्रोसीजर है ठीक है। कि आप पेशेंट से ऑल्टरनेटिव्स, प्रोसीजर और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्लैरिटी के साथ डिस्कस करें, ताकि पेशेंट को चॉइस मेकिंग में फैसला, आसानी हो। हाँ जी, फैसला करने में आसानी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मसल पेन्स और नर्व्स के पेन्स कैसे डिफरेंशिएट, कैसे, क्या फ़र्क होता है इनमें? आजकल पट्ठों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द, ये मसाइल बहुत कॉमन हमारे देखे जा रहे हैं। क्या नर्व्स के मसाइल भी इतने ही कॉमन हैं? पट्ठों के मसाइल ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत नर्व्स के। मैं आपको एक क्विकली एक सिनेरियो बता देता हूँ, जिसमें कि आपको ये अंदाज़ा होगा कि आम तौर से पट्ठों का दर्द कैसे प्रेजेंट करता है, कैसे ज़ाहिर होता है। ठीक है। एक बंदा जो है उसने कोई सडन मूवमेंट की, फॉर एग्जांपल उस तेज़ी से झुक के उसने कोई वज़न उठाने की कोशिश की, जब वो सीधा होने लगा तो उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया। ये आमतौर से मसल स्पाज़म की वजह से होता है। ये जो सिनेरियो है मसल स्पाज़म की वजह से। नर्व्स का जो पेन है वो इस तरह की वेट लिफ्टिंग या अनयूजुअल एक्टिविटीज़ में हो सकता है, लेकिन वो यूजुअली कमर और टांग दोनों में होता है। ये आम तौर से सिर्फ कमर में होता है, और किसी भी मूवमेंट से वर्सन हो जाता है ये जो मसल स्पाज़म है। वो ज़रा सा बंदा अपनी कमर भी हिलाएगा तो भी उसको वहाँ पे पेन होगा। जबकि नर्व्स से रिलेटेड जो पेन है वो टिपिकली एक्टिविटी से वर्सन होता है। एक्टिविटी से मुराद ये है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग और रेस्ट से बेहतर हो जाता है। मसल स्पाज़म का पेन रेस्ट से बेहतर नहीं होता। वो मसल स्पाज़म का पेन जो है, जब भी मसल हिलेगा पेन होगा। ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स में होता है, जो कि बैक में भी हो सकता है, लेग में भी हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल पे जो भी स्ट्रेन होगा या एक्टिविटी होगी तो उसमें उसको पेन होगा। ये मसल स्पाज़म का पेन है। यूजुअली उसके साथ सुनपना, कमज़ोरी, इस तरह की अलामात नहीं होती। नर्व पेन के साथ यूजुअली कभी कभार ऐसा होता है कि सुनपना या कमज़ोरी भी होती है, और टिपिकली वो एक्टिविटी से वर्सन होता है, रेस्ट से बेहतर हो जाता है। इसी तरह से और भी आपने जो ये सवाल किया, इसी कनेक्शन में मैं एक और भी ये चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द भी होता है, जोड़ों की बीमारी होती है। जोड़ों की बीमारी की ख़ास अलामत ये होती है कि वो सुबह के वक्त बहुत तंग करती है, और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है वैसे वैसे बेहतर होती जाती है। उसके साथ और जोड़ों में भी दर्द होता है, और ये भी कभी कभार कमर के दर्द और टांग के दर्द के साथ ज़ाहिर होती है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये सुबह के टाइम पे शदीद होती है, और बाकी दिन जैसे जैसे गुजरता जाता है बेहतर होती जाती है। बिल्कुल सही। अब दो क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों आपके सामने रखूँगी। एक तो ये आजकल फिब्रोमाइल्जिया और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, ये एकदम से एक्सेप्ट किया गया है कि ये भी कोई एक बीमारी है। इससे पहले तो इसको जज ही नहीं किया जाता था, कि ये साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा समझा जाता था, और ख़वातीन में समहाउ ज़्यादा है। बीइंग न्यूरोसर्जन, आप समझते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नर्व्स के साथ भी है, या ये क्या मसला है? आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अच्छा, हम फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में ही रखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स से मुराद ये है कि जिस्म में मसल्स के ऊपर कुछ तहें होती हैं जिसको हम फेशिया कहते हैं। कभी कभार वो सेंसिटिव हो जाती हैं, और इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि वहाँ पे अगर हल्का सा दबाव हो तो दर्द करना शुरू कर देती हैं। इसके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। ज़्यादातर ट्रीटमेंट ये है कि वहाँ पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा के उसको ट्रीट करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसी तरह क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के भी फिर फिजियोथेरेपीज़ हैं, उसके जो फिज़िकल ट्रीटमेंट्स हैं वो हैं। यूजुअली इनका ताल्लुक नर्व से नहीं होता, यूजुअली इनका ताल्लुक मसल से, और हम उसको कहते हैं फेशिया से होता है। ठीक है, लेकिन इसको न्यूरोसर्जरी की फैकल्टी डील नहीं करती, इसको ये जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना है। इस स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो फैकल्टी डील करती है उसको हम कहते हैं पेन मैनेजमेंट सर्विस। राइट। तो पेन मैनेजमेंट सर्विस वो इस तरह के इंजेक्शंस लगाना
न्यूरोसर्जन्स यूजुअली वो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ओपन सर्जरी, इस तरह की चीज़ें वो डील करते हैं। आई एम फेमिलियर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत क्रूशल ये एक फैकल्टी है, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसमें लोग बहुत कम हैं, और अच्छे लोग तो उससे भी ज़्यादा कम है कि जो जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, शियाटिका अभी आपने जिक्र किया था कि पेन कमर में हो और टांग की तरफ जाए, तो इससे एक ही जहन में मर्ज आता है शियाटिका। क्या ये सिर्फ नर्व्स का मसला है, और इसकी क्या अलामात होंगी और क्या इलाज होगा? अच्छा, शियाटिका जो है वो एक सिम्टम है, अलामत है। जैसे फीवर एक अलामत है, फीवर टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है, टीबी की वजह से भी हो सकता है, किसी और इन्फेक्शन वाली बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो फीवर एक अलामत है, उसके कॉजेज़ हैं। शियाटिका भी एक अलामत है। शियाटिका कहते हैं इसको कि कमर और टांग में दर्द। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, और इसकी एक लंबी फहरिस्त है इसकी वजूहात की, जिसमें से कॉमन वजह एक कॉमन वजह जो है वो लंबर डिस्क डिजीज़ है। और भी वजूहात हैं इसकी। मिसाल के तौर पे शियाटिका इस वजह से भी हो सकता है कि कूले का जोड़ या कमर और कूले के बीच में एक जोड़ होता है, उसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं, उसकी ख़राबी की वजह से भी हो सकता है। कभी कभार इस वजह से भी हो सकता है कि नसों के लिए जगह तंग हो गई है बगैर डिस्क प्रोट्रूजन के, जिसको हम स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं, उसमें भी शियाटिका हो सकता है। शियाटिका इस वजह से भी हो सकता है कि दौरान खून अच्छा नहीं है टांग के अंदर, जिसकी वजह से कमर और टांग दोनों में दर्द महसूस हो सकता है उसको। वो इस वजह से भी हो सकता है जोड़ों की कोई बीमारी चल रही है उसको, उससे भी शियाटिका हो सकता है। ख़वातीन में अक्सर जो माहवारी है उसके दौरान उनको शियाटिका जैसे पेन्स हो सकते हैं। तो शियाटिका की एक लंबी फहरिस्त है शियाटिका के कॉजेज़ की, लेकिन उसमें जो सबसे कॉमन कॉज है वो लंबर डिस्क डिजीज़। ठीक है, तो इसका इलाज क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी लोग बहुत सारे हरबे जो हैं वो आजमाते हैं? अच्छा, शियाटिका के लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि जब शियाटिका एक हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा हो तो आपको किसी न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। ज़रूर, ये लाजमी। अच्छा, बिल्कुल, डिले ना करते रहें, नहीं डिले पेन किलर्स ना एक हफ्ते से ज़्यादा का शियाटिका परसिस्ट कर रहा है या उसके साथ कुछ और अलामात हैं जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, तो आप ज़रूर किसी न्यूरोसर्जन के पास जाएं। मैं रेड फ्लैग्स बता देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे शियाटिका के साथ आपको फीवर भी है, ठीक, या शियाटिका के साथ टांग का कोई हिस्सा सुन हो गया है, या उसमें कमज़ोरी पैदा हो गई है, जैसे पंजे की मूवमेंट कम हो गई, या ये है कि उसमें पेशाब पखाने के कंट्रोल में कमी महसूस हो रही है आपको, या उसके साथ वज़न में कमी हो रही है, या और जोड़ों में शदीद दर्द शुरू हो गया है, या इसके अलावा ये भी कि शियाटिका के साथ दूसरी अलामात है। मिसाल के तौर पे स्पेशली जो ख़वातीन के जो अमराज हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप यूजुअली एक न्यूरोसर्जन से मशवरा ज़रूर कर लें, ताकि वो आपको डिफ्रेंशिएट करके ये बता दे, आपको ये रहनुमाई कर दे कि आपका इलाज किसी लंबर डिस्क डिजीज़ की वजह से होगा या आपको कहीं और रेफरल चाहिए। ठीक है, तो उस स्पेशलिटी में आपको वो रेफ़र कर देगा। ठीक है। अगर तो सर्जिकल ट्रीटमेंट उसके पास नहीं है तो या तो आपको वो दवाओं से इलाज करेगा, दवाओं से, फिजियोथेरेपी से, या फिर उस स्पेशलिटी में रेफ़र कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसी कई ख़वातीन भी आती हैं जिनको बेसिकली गायनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको होता शियाटिका ही है। अच्छा। और उस शियाटिका के साथ वो ये समझ रही होती है कि उनकी प्रॉब्लम कमर में है, जबकि ऐसा नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम गायनी की होती है। तो मैं उनको जब देखता हूँ, एग्जामिन करता हूँ और उनको बताता हूँ कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम तो गायनी की से रिलेटेड है, तो उनको मैं गायनिकोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र करता हूँ। इसी तरह कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको बेसिक प्रॉब्लम कूल्हे के जोड़ की होती है और उसकी वजह से उनको शियाटिका की तरह का एक सिम्टम डेवलप हो रहा होता है, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। इसी तरह से जो डिफरेंट डिजीज़ हैं वो उनका सही डायग्नोस करना और सही स्पेशलिटी के पास भेजना, ये बेसिकली न्यूरोसर्जन का काम है। अच्छा। तो शियाटिका के साथ जो पहला पर्सन आपको चाहिए वो न्यूरोसर्जन चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो आज पहली दफ़ा मैं आपसे ये बात सुन रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बैठकर इतने लंबे अरसे से एक ऐसा शो करके जिसमें हर फैकल्टी के डॉक्टर्स आते हैं, इट हैज़ नेवर बीन डिस्कस्ड, तो जो लोग हैं उनके यहाँ भी अवेयरनेस बहुत कम होगी। आई एम श्योर कि बहुत कम लोग आते होंगे इस तरह से अपना इन चीज़ों के लिए न्यूरोसर्जन के पास, ताकि उनकी सही तशख़ीस हो सके और सही इलाज हो सके। जी, तो ये चूँकि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बहुत कम है, तो यूजुअली जो पहला पर्सन वो पहली जो एडवाइस वो सीख करते हैं वो फिजिशियन की एडवाइस सीख करते हैं। अच्छा, अगर हम वो फिजिशियन की एडवाइस पहले सीख करते हैं तो अगर तो न्यूरो फिजिशियन की एडवाइस सीख कर रहे हैं, फ़ाइन, न्यूरो फिजिशियन भी उनको उसी तरह से गाइड कर देगा या कर देंगी कि जैसे कि न्यूरो सर्जन।
लेकिन चूँकि शियाटिका का सबसे कॉमन कॉज लंबर डिस्क डिजीज़ है, और लंबर डिस्क डिजीज़ जो है उसके लिए बेस्ट जो पर्सन है जिसको पहले दिखाना चाहिए वो न्यूरोसर्जन है। तो बेस्ट ये है कि आप न्यूरोसर्जन से स्टार्ट करें, सही। और न्यूरोसर्जन से आप एक्सपेक्ट करें कि अगर वो लंबर डिस्क डिजीज़ नहीं है तो वो आपको कहीं और रेफ़र कर दें। ना सही जगह पे रेफ़र बिल्कुल। कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने इस सारे टॉपिक को कंक्लूड करना है, क्योंकि न्यूरोसर्जन का अमूमन जब ज़िक्र आता है तो एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा या इंजरीज़ के हवाले से आता है। ये जो साइड है, ये इसके बारे में आप क्या मज़ीद बताना चाहेंगे ताकि लोगों को आगाही हो और वो अपने मसाइल के हल के लिए फिर सही जगह पर आएँ? अच्छा, अब जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स है जो कि न्यूरोसर्जन्स डील कर रहे हैं उनमें ये बात आपकी दुरुस्त है कि दिमाग या कमर की चोटें, दिमाग या कमर के ट्यूमर्स, दिमाग या कमर के इन्फेक्शंस, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि दिमाग और कमर में कुछ खून की नालियों की बीमारियां भी होती हैं जिनका कि इलाज ऑपरेशन से होता है वो। इसी तरह ये डी जनरेटिव डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, ये गर्दन को और कमर को मुतासिर करती हैं, तो ये भी न्यूरोसर्जन्स डील कर रहे होते हैं। पहले न्यूरोसर्जन्स को डील करना चाहिए और उसके बाद अगर वो समझते हैं किसी और के पास जाना है। कुछ पैदाइशी बीमारियां भी होती हैं जो कि यूजुअली बच्चों में या यंगर एज ग्रुप्स में होती हैं, तो वो भी पहले न्यूरोसर्जन्स को डील करना चाहिए और न्यूरोसर्जन्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनको कहाँ रेफ़र करना है। बिल्कुल सही। तो ये न्यूरोसर्जन्स का एक स्पेक्ट्रम है कि जो कि वो डील कर रहे होते हैं और उनको डील करना चाहिए। ये जस्ट ऑपरेशंस नहीं हैं। जस्ट गर्दन और कमर की चोटें नहीं हैं और दिमाग की चोटें नहीं हैं जो कि न्यूरोसर्जन्स को डील करना चाहिए, बल्कि ये सारी बीमारियां मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताई हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस हियर टुडे। मुझे यकीन है कि जो बातें की गई हैं उससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम अपनी ज़िंदगी में जब इन मसाइल का सामना करेंगे या किसी और को देखें तो हम उन्हें सही गाइड कर सकते हैं। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।